हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल ऑल इन वन स्टोरी टाइम। सुबह के 7 बज रहे थे। घर के अंदर हल्की सी सरसराहट थी, जिससे रात की थकान अभी पूरी तरह उतरी न हो। अनवी रसोई में खड़ी बेसन के लड्डू घोलने में लगी थी, धीमे धीमे हाथ चलाते हुए, जैसे हर गोलाई में अपनी कोई उम्मीद भर रही हो। अचानक कमरे में एक तेज आवाज गूंजी। अनवी, अनवी, सुनाई नहीं देता क्या? ये आवाज निखिल की थी, रोज की तरह कड़कपन और झुंझलाहट से भरी हुई। अनवी ने घबराकर हाथ धोए और जल्दी से कमरे की तरफ भागी। जी, मैं आपके लिए लड्डू बांध रही थी। मम्मी जी कह रही थी कि आपको बहुत पसंद है, उसने धीमे से कहा। निखिल ने तिरछी नजरों से उसे देखा। पागल हो क्या? मैं वहां लड्डू खाने नहीं जा रहा। लड्डू से मेरा काम बनेगा क्या? काम तो उन फाइलों से बनेगा जो तुमने अब तक मेरे बैग में नहीं रखी। अनवी ने शर्मिंदगी से सिर झुका लिया। ओह सॉरी, सुबह से आपके लिए लड्डू बनाने में लगी थी। और इतना बोलते बोलते उसकी आवाज भर्रा गई। उसकी आंखें नम होने लगी। निखिल ने झटकते हुए कहा, ओ मैडम, अब गंगा जमुना मत बहाओ, मुझे देर हो रही है, फाइल निकाल कर दो। अनवी तुरंत अलमारी की तरफ भागी, फाइलें निकाली और उसके बैग में रख दी। लड्डू का डिब्बा भी बैग में रखने लगी, पर तभी निखिल ने झटके से डिब्बा उसके हाथ से छीन लिया। डिब्बा हाथ से फिसलकर नीचे गिर पड़ा और पूरे कमरे में बेसन बिखर गया। निखिल तमतमाया खड़ा था। लो, हो गया सत्यानाश, कर दी मेरी माँ की मेहनत बेकार। तुम्हें तो चैन नहीं पड़ता जब तक दिन की शुरुआत ही बर्बाद न कर दो। अनवी ने सिर उठाकर धीरे से कहा, लेकिन लड्डू तो मैंने ही बनाए थे। निखिल और भड़क गया। हाँ, मुझे पता है कि तुमने बनाए, लेकिन कौन सा तीर मार दिया? थोड़ी देर खड़े होकर गोल गोल लड्डू बना दिए तो बहुत बड़ी मेहनत हो गई तुमसे। मेरी माँ कितनी देर से खड़ी थी तुम्हें बताते हुए कि कैसे बनाना है। उस मेहनत का क्या? अनवी चुप रही। उसके मन के अंदर हजार बातें थी, पर होठों पर ताला लगा था। निखिल ने गुस्से से कहा, चलो इसे साफ करो। अनवी बिना कुछ बोले बाहर जाने लगी। निखिल गर्जा, कहाँ जा रही हो? किचन से पोछा लेने, उसने रुकते हुए कहा। निखिल ने बेड पर रखा उसका दुपट्टा उठाया और फर्श पर फेंकते हुए बोला, इससे साफ करो। किचन में जाओगी फिर आओगी, मुझे देर हो रही है। और हाँ, मेरी जूती भी साफ कर देना, लड्डू चिपक गए हैं। अनवी ने दुपट्टा उठाया। ये मेरा दुपट्टा है। उसकी आवाज धीमी थी, कांपती हुई। तो साफ नहीं हो सकता क्या? अनवी का दिल भर आया, पर उसने कुछ नहीं कहा। दुपट्टे से फर्श पोंछा, फिर धीरे से निखिल के जूते साफ किए। उसकी आंखों में बार बार आंसू आ रहे थे, पर वह पलकें झुकाए रखी थी। निखिल कमरे से निकला, सीढ़ियों पर जाते जाते अपनी माँ कावेरी के पैरों को छुआ, फिर पिता शंकर के पास गया। कुछ ही मिनटों में कार की आवाज आई और निखिल निकल गया। अनवी खिड़की के पास खड़ी बहुत देर तक कार को दूर जाते देखती रही। निखिल ने पीछे मुड़कर भी देखने की जरूरत नहीं समझी। खिड़की के कांच से बाहर देखते देखते उसका मन पंछी सा उड़कर उन दिनों में पहुंच गया, जब वह एक हंसती खिलखिलाती बिंदास लड़की हुआ करती थी। वो दिन जब जिंदगी बोझ नहीं बनती थी। 12वीं के बोर्ड एग्जाम चल रहे थे। अनवी अपने सबसे करीबी दोस्त रितु के साथ स्कूल जा रही थी। रितु ने उसके कंधे पर हाथ रखा। यार, बस 2 एग्जाम और उसके बाद हम आज़ाद। अनवी मुस्कुराई। आज़ाद तो हो जाएंगे, पर जुदा भी तो हो जाएंगे, आंखें रितु ने फैलाते हुए। हुए कहा। तू पागल है क्या? हम दोनों अलग हो ही नहीं सकते। अनवी ने हल्का सा हंसकर कहा। फेयरवेल में सब लड़कियां रो रही थी, तूने देखा नहीं? रितु बोली। अरे ड्रामा होता है सब। तेरा मेरा घर पास ही है, क्यों रोएंगे? दोनों हंसते हुए स्कूल के गेट में दाखिल हुए। 3 घंटे का पेपर खत्म हुआ। शाम की हल्की धूप ढल रही थी और दोनों घर लौटने के लिए निकली। रितु ने पूछा, एग्जाम कैसा गया? अच्छा, अनवी ने मुस्कुराते हुए कहा। वैसे पेपर देकर इस समय घर जाना बड़ा अच्छा लगता है, न धूप न गर्मी, सब शांत सा। रितु ने अचानक पूछा, 12वीं के बाद क्या सोचा है? अनवी ने आंखें ऊपर उठाकर कहा, बीकॉम, फिर एमबीए और उसके बाद एक अच्छा सा जॉब। बस उस पल उसकी आंखें सपनों से भर गईं, पर उसके सपनों को बीच में ही किसी ने झकझोर दिया। अरे बहू, अब तक खिड़की में खड़ी क्या कर रही हो? ये कावेरी की आवाज थी। अनवी जल्दी से पलटी। जी मम्मी जी, कुछ काम था क्या? कावेरी चिढ़कर बोली। काम? हम तुम्हारे पास बैठ नहीं सकते क्या? यही तो परेशानी है, तुम आजकल कुछ ज्यादा ही खोई खोई रहती हो। अनवी ने हल्की सी मुस्कान लाकर कहा, नहीं मम्मी जी, बस ऐसे ही। कावेरी ने एक लंबी सांस भरी। खैर जाओ, मुझे रसोई में काम है। अनवी सिर झुकाए उनके पीछे चल दी। उसके कदम धीमे हो गए थे,
जैसे हर कदम किसी बोझ को ढो रहा हो। निखिल के जाने के बाद घर में एक अजीब सी खामोशी फैल गई थी। हवा भी जैसे ठहर गई हो। कमरा अब भी बेसन की हल्की सी खुशबू से भरा था, पर उस खुशबू में अनवी के सूखे आंसुओं की कसक भी थी। वह रसोई में पहुंची जहां कावेरी आटे में घी डालते हुए खड़ी थी। कावेरी ने बिना ऊपर देखे कहा, बहू दाल चढ़ा दो, निखिल के जाने के बाद तुम भी चैन से बैठ जाओगी शायद। अनवी ने चुपचाप दाल धोकर कुकर में डाली। गैस के पास खड़ी वह खुद को महसूस कर रही थी, जैसे टुकड़ा टुकड़ा होकर बिखर रही हो। कावेरी फिर बोली, वैसे तुम्हारे ही रोने धोने की आदत कब जाएगी? सुबह सुबह निखिल को ही परेशान करना था। अनवी ने आंखें झुका ली। मैंने मैं बस लड्डू बना रही थी। कावेरी ने ताने भरी हंसी हंसी, लड्डू? वो भी तुम्हारे? एक काम ठीक से नहीं कर सकती और कहती हो मैंने बनाए। अच्छा हुआ टूट गए, वैसे भी बराबर नहीं हुए थे। अनवी का दिल जैसे किसी ने जोर से मरोड़ दिया हो। उसने धीरे से कहा, माँ जी, मैंने पूरी कोशिश की थी। कावेरी ने ठंडी आवाज में कहा, किसी काम को करने की कोशिश नहीं होती बहू, काम होता है या नहीं होता। तुम्हारे हाथों से सब गड़बड़ ही होती है। इतना कहकर वह सिंह की तरफ मुड़ गई। अनवी वहीं खड़ी रह गई, अपने आंसुओं को रोकते हुए। दोपहर के करीब 2 बज चुके थे। शंकर अपने कमरे में अखबार पढ़ रहे थे। घर में बस 2 औरतें आवाजों के बीच रेंग रही थी। एक कावेरी जो हर वक्त हुक्म देती थी, और दूसरी अनवी जो हर हुक्म मानने को मजबूर थी। कावेरी ने आवाज लगाई, बहू जरा मेरा तकिया पलट दो। अनाई और तकिया ठीक किया। कावेरी ने फिर कहा, और मेरा चश्मा अलमारी में रखा है, ला दो। अनवी चश्मा लाने गई, पर चश्मा वहां नहीं मिला। वे इधर उधर ढूंढने लगी। कावेरी ने ताना मारा, अरे भगवान, एक चश्मा तक ढूंढने की अकल नहीं है। निखिल ठीक कहता है, तुम गिरे काले में बिल्कुल निकम्मी हो। ये सुनकर अनवी की आंखें भर आईं। उसने धीरे से कहा, माँ जी मैं ढूंढ रही हूँ। शंकर ने अखबार नीचे रखकर देखा, कावेरी इतना भी मत डांटा करो, लड़की थक जाती होगी। कावेरी ने झुंझलाकर कहा, आप तो जैसे बहू के वकील हैं। आपको नहीं पता इस लड़की को कितना सिर खाया है। आज सुबह से लड्डू भी गिरा दिए, फर्श भी खराब कर दिया। ठीक से बोल दो तो रोना शुरू कर देती है। शंकर ने बात बढ़ाना ठीक नहीं समझी और फिर अखबार में नजरें गड़ा ली। अनवी चश्मा लेकर लौटी तो दिल में हल्की राहत हुई। कम से कम एक काम तो ठीक हो गया। शाम होते होते घर की दीवारें जैसे अनवी के मूड का रंग ओढ़ लेती थी। थोड़ी धुंधली, थोड़ी उदास। अनवी बालकनी में खड़ी थी। आसमान में मंद रोशनी थी, हवा हल्की थी। उस याद आए वह शामें जब पेपर खत्म होने के बाद वह और रीतू चाट खाया करती थी। रीतू हमेशा कहती, अनवी जिंदगी बड़ी मज़ेदार होगी जब हम कॉलेज जाएंगे, और अनवी सिर हिलाकर मुस्कुरा देती थी। उसने कभी नहीं सोचा था कि जिंदगी मज़ेदार नहीं बल्कि एक बोझ भी बन सकती है। अचानक उसका फोन वाइब्रेट हुआ। मैसेज था रीतू का, आज भी तेरी याद आई, काश हम पुराने दिनों में वापस जा पाते। अनवी की आंखें नम हो गईं। उसने रिप्लाई किया, काश। बस इतना ही लिख सकी। रात का खाना बन गया था। कावेरी ने खाना टेबल पर रखा और बोली, बहू खाना लगा दो। अनवी ने प्लेटें सजाई। शंकर खाना खाने के लिए बैठे। कावेरी ने कहा, तुम भी खा लो बहू। लेकिन अनवी को भूख नहीं थी। मैं बाद में खा लूंगी, उसने धीरे से कहा। कावेरी ने भुवी चढ़ाते हुए कहा, जब देखो तब मूड खराब, क्या हुआ आप? शंकर ने बीच में कहा, अरे कावेरी, लड़कियों का मन होता है कई बार, रहने दो उसे। कावेरी ने चुपचाप खाना खाया, पर नजरें बार बार अनवी पर गिर रही थी, जैसे वे गलत थी चाहे कुछ भी करे। सब लोग सो चुके थे। रसोई, कमरा, गलियारा, हर तरफ सन्नाटा था। अनवी अपने कमरे में बैठी थी। उसका दुपट्टा अभी भी लड्डू के दागों से भरा था। उसे धोने की ताकत भी उसमें नहीं बची थी। उसने बैग से एक पुरानी डायरी निकाली जो उसके कॉलेज सपनों की थी। पहला पेज, एमबीए करूंगी, अपनी पहचान बनाऊंगी। अनवी कड़वी हंसी हंसी, पहचान? उसने खुद से कहा, मैं तो खुद को ही भूल चुकी हूँ। निखिल से शादी के बाद उसने कॉलेज छोड़ दिया था। कावेरी का कहना था, बहू का काम पढ़ाई नहीं घर संभालना है, और निखिल ने कभी उसका साथ नहीं दिया। अनवी ने डायरी बंद कर दी। उसकी आंखों से आंसू टपकते रहे, उसकी सपनों की तरह। चुपचाप अगले दिन सुबह 6 बजे ही कावेरी की तेज आवाज आई, बहू उठी कि नहीं? अनवी जल्दी जल्दी उठी और रसोई में गई। कावेरी ने कहा, चाय बनाओ, शंकर ऑफिस जाने वाले हैं। अनवी ने चाय रखी। उधर कावेरी टीवी पर किसी पूजा कार्यक्रम को ध्यान से देख रही थी। जब अनवी चाय ले हुए स्वर में कहा, कल ही तो लाई थी, शायद थोड़ा बचा होगा। कावेरी फिर कावेरी फिर तानों पर उतर आई, हर चीज में कंजूसी, तुम्हारे मायके में क्या ऐसे ही काम होता है?
हमारे घर में किसी भी चीज़ की कमी नहीं होनी चाहिए। अनवी चुप रही। हमेशा की तरह शंकर ने चाय लेते हुए कहा, "मैं आते समय ले आऊंगा शक्कर।" कावेरी बोली, "आप क्यों लाएंगे? बहू का काम है ये।" अनवी ने नजरें नीचे रखी। "मैं आज ही ले आऊंगी।" कावेरी ने होठ टेढ़े करते हुए थोड़ी राहत मिली। बाजार की भीड़, लोगों की आवाजें, उसे लगा जैसे वह किसी दूसरी दुनिया में प्रवेश कर गई हो। जागा जीता हुआ जीवन, हर जहां हर कोई अपनी मर्जी से चल रहा है। शक्कर लाने के बाद वह पार्क के पास से गुजरी। बच्चों को खेलता देख उसके होठों पर हल्की मुस्कान आई। काश मेरे पास भी। दरवाजा खोलते ही कावेरी की आवाज आई, "बहू, इतनी देर कहाँ मर गई थी? इतना भी नहीं सोचती कि घर में काम है?" अनवी ने धीरे से कहा, "माँ जी, पार्क के पास ट्रैफिक था।" माँ जी, पार्क के पास ट्रैफिक था। कावेरी ने डांटते हुए कहा, "बहाने मत बनाओ। बस यही एक काम था जो मैंने दिया था, वो भी देर से।" शंकर कमरे से बाहर आए और बोले, "कावेरी, बस करो। सुबह से चिल्ला रही हो।" कावेरी ने तेज स्वर से कहा, "हाँ हाँ, आप ही प्यार करें बहू से, मुझे क्या ही करना है।" अनवी फिर चुप रही, हमेशा की तरह चुप। लेकिन उसके अंदर कहीं गुस्से, दर्द और अकेलेपन का एक तूफान उठ रहा था, जो शायद जल्द ही फूटने वाला था। शाम को करीब 7 बजे निखिल का कॉल आया। "हाँ बोलो," उसने रूखे स्वर में कहा। अनवी ने हल्की आवाज में कहा, "आपने खाना खा लिया?" "मुझे इन बातों की चिंता मत दिलाया करो, जो बोल रहा हूँ वो सुनो। मेरी फाइल वाली फोटो भेजो अभी, जल्दी।" अनवी फाइल ढूंढने लगी, पर कावेरी ने उसे कमरे से आवाज दी, "बहू, सब्जी में नमक कम है, आकर ठीक करो।" कहने लगा, "मैं ढूंढ रही हूँ निखिल, फिर गरजा, तुमसे कुछ नहीं हो सकता। मेरी लाइफ में तुम बस सिर दर्द हो। अगर माँ न कहती तो मैं।" उसने बस बीच में ही काट दी। फिर फोन कट गया। अनवी वहीं खड़ी रह गई, बैग की खुली जेब, कांपते हाथ और दिल में तीर सा दर्द। निखिल के फोन के बाद अनवी देर तक कमरे में बैठी रही, जैसे उसकी दुनिया किसी ने रोक दी हो। कितनी बार उसने अपने दिल को समझाया था कि सब ठीक हो जाएगा, लेकिन आज पहली बार उसे खुद पर भरोसा नहीं रहा। फाइल मिल गई थी, लेकिन दिल वहीं तो कहीं खो गया था। रात के करीब 11 बजे थे। कावेरी सो चुकी थी, शंकर अपने कमरे में थे, पर अनवी की आंखों से नींद कोसों दूर थी। वे खिड़की के पास बैठी थी। यादों की लहर उसके अंदर उठ रही थी। रितु स्कूल की शामें, एमबीए का सपना, कॉलेज लाइफ की हंसी, निखिल से शादी, और अब एक ऐसी जिंदगी जिसमें इज्जत भी नहीं, अपनी पहचान भी नहीं और प्यार तो नाम की चीज भी नहीं। उसने धीरे से खुद से पूछा, क्या मैं हमेशा ऐसे ही जीती रहूंगी? जवाब में बस सन्नाटा था। वह रोई, बहुत रोई, लेकिन बिना आवाज के, क्योंकि इस घर में उसकी आवाज कभी सुनी ही नहीं गई। सूरज निकला और उसके साथ ही कावेरी की आवाज भी गूंज उठी, "बहू, ये कुरकुरे जैसे पराठे कौन खाएगा? लगता है तुम्हारी माँ ने ये सब सिखाया ही नहीं।" अनवी शांत खड़ी थी। "मैं अभी दूसरा बना देती हूँ माँ जी।" कावेरी ने ताना लगाया, "कब कब दूसरे बनाओगी? एक काम हो जाए तो भी गनीमत।" "माँ जी, मैं कोशिश कर रही हूँ," उसने धीरे से कहा। "बस वही कोशिश। तुम्हारी वजह से निखिल परेशान है और वो एक हफ्ता बाहर है। तुम्हें क्या लगता है ऐसे घर चलता है?" अनवी चुपचाप दूसरी रोटी सेकने लगी। दोपहर के 2 बजे थे। घर शांत था। अनवी रसोई में थी। अब अचानक उसकी उंगली गम तवे से छू गई। आह! उसका हल्का सा दर्द निकला। कावेरी रसोई में आई और बोली, "क्या हुआ?" "अच्छा, कम से कम आवाज तो आई, वरना तुम तो पत्थर की बनी हो। चोर भी बिना ड्रामे के नहीं लगती तुम्हें?" अनवी ने हाथ ठंडे पानी में रखा। दर्द बढ़ रहा था, पर उसमें भी बड़ा दर्द था। ये ताने, उस समय शंकर वहां आए। उन्होंने अनवी का हाथ देखा। "बहुत चोट काफी गहरी है, हल्दी लगा लो।" कावेरी बीच में बोली, "कुछ नहीं हुआ है, थोड़ी सी गर्मी लगी है। इतना हल्ला क्यों मचा रहे हैं आप?" शंकर चुप हो गए। आखिर वे जानते थे इस घर में उनकी भी उतनी नहीं चलती जितनी कावेरी की। अनवी ने हल्दी लगाई और काम पर वापस लग गई। शाम होते होते निखिल का फिर कॉल आया। "हाँ बोलो।" उसका वही ठंडा स्वर, "आपने खाना खा लिया?" "मेरी तबीयत थोड़ी।" निखिल तुरंत चिल्लाया, "तुम्हें हर बात में तकलीफ क्यों होती है? कभी हाथ जलता है, कभी सिर दुखता है, ड्रामे की फैक्ट्री हो तुम।" अनवी ने कांपते हुए कहा, मैं बस बता रही थी।" "मुझे बताने की जरूरत नहीं है। मेरी लाइफ में प्रॉब्लम कम है क्या? माँ की सुनो, पापा की सुनो, ऑफिस संभालो, और ऊपर से तुम।" उसकी आवाज तेज हो गई। "सच बताऊं अनवी, तुम्हारी वजह से मेरी लाइफ में सुकून ही नहीं बचा है।" अनवी का दिल टूट गया। "निखिल, मैं इतनी बुरी हूं क्या?" "हाँ," वह झट से बोला, "तुम बिल्कुल अयोग्य हो।" अनवी के गाल पर आंसू बहने लगे। उधर फोन कट गया। अब वह बर्दाश्त नहीं कर पा रही थी, न माँ जी की खरी खोटी,
न निखिल का रूखापन, न अपने सपनों का दफन होना। उसके अंदर कुछ हिल रहा था, जैसे कोई पुराना दबा हुआ साहस फिर जन्म लेने को तैयार हो। वे खिड़की के पास बैठी रही। बाहर की हवा भी मानो कह रही थी, अनवी तू गलत नहीं है, बस चुप है। वे अपने कॉलेज के दिनों की तस्वीर निकाल लाई। उस फोटो में एक लड़की मुस्कुरा रही थी, आंखों में सपने, चेहरे पर आत्मविश्वास। उन्हें वही ठहर गई। फिर मैं क्या मैं फिर वही बन सकती हूँ, उसने सोचा। दिल ने धीरे से कहा, हाँ अगर तू चाहे। सुबह सुबह ही कावेरी की आवाज आई, बहू ये क्या सब्जी बनाई है, नमक ज्यादा, कुछ भी ढंग से नहीं होता तुम्हारे हाथों से। अनवी ने धीरे से कहा, मैं बना देती हूँ दूसरी। कावेरी गुस्से से बोली, दूसरी? कितना बर्बाद करोगी? इस बीच शंकर आए। उन्होंने सब्जी खाई और बोले, कावेरी नमक ठीक है, तुम बस बड़ा चढ़ा रही हो। कावेरी भड़क गई, अच्छा अब आपको बहू की तरफदारी पसंद आ गई है। फिर उसने गुस्से में सीधे अनवी पर उंगली उठा दी। तुम्हारे आने के बाद ये घर बर्बाद हो गया। निखिल का ध्यान उठा दिया तुमने। उसका मन तुम्हारी वजह से खराब रहता है। अनवी ने सुना। हर शब्द उसके दिल में नुकीले तीर जैसा धंस रहा था। शंकर ने कहा, कावेरी इतना भी मत कहो। पर कावेरी उबल पड़ी, अगर तुम्हें और तुम्हारी बहू को ये घर पसंद नहीं तो चले जाओ दोनों। ये शब्द सीधे अनवी की छाती पर पड़े। वह वहीं खड़ी रही, जैसे किसी ने उसकी दुनिया को धक्का देकर गिरा दिया। कई महीनों से दबा हुआ दर्द, आंसू पूछे। उसके भीतर अब डर नहीं था, बस खालीपन और दर्द। अगर मैं बोझ हूं तो आज के बाद मैं ये बोझ नहीं बनूंगी माँ जी। शंकर ने चौंकर पूछा, बहू ये क्या कह रही हो? अनवी ने पहली बार सिर ऊंचा करके कहा, मैं जा रही हूँ। कावेरी हंस पड़ी। और निखिल, वो कुछ नहीं कहेगा? अनवी शांत स्वर में बोली, जिसे मेरी परवाह नहीं उसे मेरा जाना भी महसूस नहीं होगा। कावेरी चुप हो गई। अनवी ने अपनी अलमारी खोली। उसमें ज्यादा सामान था भी नहीं। दो साड़ियाँ, कुछ सूट, एक पुरानी डायरी और ये तस्वीर जिसमें वह मुस्कुराए थे ही। उसने बैग उठाया। शंकर आगे बढ़े, बहू जाओ, पर जाने से पहले ये समझ लो तुम घर छोड़ रही हो, लेकिन शायद खुद को वापस पा रही हो। अनवी की आंखें भर आईं। पापा जी मैं बदतमीज नहीं हूँ, मैं बस टूट चुकी हूँ। शंकर ने उसकी पीठ पर हाथ रखा, जाओ बेटी और अपनी जिंदगी फिर से बनाओ। अनवी ने घर का दरवाजा खोला। उसके पैरों में कंपन था, पर दिल में अजीब सी मजबूती थी। सड़क तक जाते समय सड़क तक जाते हुए उसने सोचा, मैं डर क्यों रही हूँ? मैं किसी से कम नहीं। मैंने बस जीना भूल गई थी। ठंडी हवा उसके चेहरे से आंसू सुखा रही थी। रीतू का घर पास ही था। अनवी ने दरवाजा खटखटाया। दरवाजा खुला। रीतू एक पल के लिए स्तब्ध रह गई। अनवी, ये कैसी हालत बना रखी है? और अगले ही पल रीतू ने उसे कसकर गले लगा लिया। अनवी ने पहली बार चैन की सांस ली। महसूस हुआ कि कोई है जो वास्तव में उसे चाहता है। रितु ने उसे पानी दिया और पूछा, सब ठीक है? तू यहाँ अचानक? अनवी रो पड़ी। रितु, मैं अब वहां नहीं रह सकती, मैं खत्म हो रही थी। रितु ने उसका हाथ थाम लिया। मैं हूं ना, सब ठीक करेंगे हम। तू अकेली नहीं है। अनवी रोते रोते बोली, मैं अपनी पढ़ाई फिर करना चाहती हूँ, अपनी जिंदगी वापस लेना चाहती हूँ। रितु मुस्कुराई, और तू करेगी? एमबीए करेगी, जॉब करेगी, सब कुछ जो तू चाहती थी। अब तेरी जिंदगी तेरी होगी। अनवी ने आंखें बंद की। धड़कनों में जैसे नई रोशनी उतर रही थी। कुछ दिन बाद रितु के साथ मिलकर उसने कॉलेज में दोबारा एडमिशन ले लिया। एडमिशन के लिए आवेदन दिया। पुराना आत्मविश्वास लौट रहा था, धीरे धीरे पर मजबूती से। कावेरी को उसकी याद नहीं आई। निखिल ने बस एक मैसेज किया, अब जब आना हो तो बता देना। अनवी ने जवाब दिया, मैं नहीं आऊंगी। और इसी के साथ उसने एक ऐसा कदम उठाया जो हर लड़की के लिए मुश्किल होता है, लेकिन सही भी। रीतू के घर की खिड़की से धूप आ रही थी, वही धूप जो कभी स्कूल से लौटते समय उसे प्यारी लगती थी। उसने गहरी सांस ली। चिर परिचित बट कुछ नया। अतीत के दर्द थे, लेकिन भविष्य की उम्मीदें ज्यादा बड़ी थी। वह अब बिंदास हंसने वाली अनवी बनने लगी थी, जिसे उसने कहीं खो दिया था। आज वह टूटी नहीं थी, वह नई थी, और यही उसकी जीत थी। आपको क्या लगता है कि अनवी जैसी लाखों बेटियां शादी के बाद अपनी असली पहचान खो देती हैं? क्या अनवी का फैसला सही था? कमेंट में जरूर हम्म, क्या अनवी का फैसला सही था? कमेंट में ज़रूर बताएं। दोस्तों ये कहानी आपको कैसी लगी? अगर पसंद आई हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, और अभी तक अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, और जो पास में बेल आइकन है उसको भी प्रेस कर और पर सेलेक्ट कर दें, ताकि आपको मेरी आने वाली सभी वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। तो मिलते हैं ऐसी एक अच्छी कहानी के साथ। तो तब तक टाटा बाय बाय एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।